तो बस थोड़ा सा और इंतजार, बहुत जल्द नतीजे आने वाले हैं और अब बस कुछ ही घंटों का फासला रह गया है। लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले सरकार बनाने को लेकर अब गहमा गहमी तेज है। जहां बीजेपी और दूसरे सियासी दल सरकार बनाने की रणनीति में जुटे हैं, वहीं सरकार से जुड़े दूसरे विभाग भी आगे की रणनीति बनाने में जुट चुके हैं। कल नतीजे आने के बाद एसपीजी की एडवांस टीम अहमदाबाद के लिए रवाना हो सकती है। अगर बीजेपी या एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता है तो एसपीजी की टीम अहमदाबाद के लिए निकल जाएगी, लेकिन अगर बीजेपी या एनडीए पूर्ण बहुमत से पीछे रहती है तो इस बात का इंतजार किया जाएगा कि एसपीजी की जो टीम है, एडवांस टीम है, वो कब अहमदाबाद जाएगी। तो तमाम कवायदें शुरू हो चुकी हैं। हालांकि नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन एग्जिट पोल के जो रुझान है, जो संकेत हैं, उससे मुताल्लिक ये तमाम तैयारियां हैं। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कैबिनेट सेक्रेटरी एसपीजी चीफ के संपर्क में है। हमारे साथ रमन कुमार, हमारे संवाददाता, जुड़ चुके हैं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, देखिए, पुलिस इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एसपीजी का गठन किया गया था और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप आप देखे होंगे कि राजीव गांधी को भी मिला था। उसके बाद सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब एसपीजी प्रोटेक्टी हैं। उसके बाद मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री से हटने के बाद भी उनको एसपीजी की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एग्जिट पोल के आधार पर एसपीजी डिप्लॉय करने का फैसला नहीं लिया जा सकता है। लेकिन अगर एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है उसी के मुताबिक नतीजे आते हैं तो एसपीजी की एडवांस टीम यहाँ पर बनाई गई है और एसपीजी चीफ लगातार कैबिनेट सेक्रेटरी संपर्क में है और उन्हें फौरन अहमदाबाद के लिए रवाना किया जा सकता है, क्योंकि एसपीजी गाइडलाइंस के मुताबिक नरेंद्र मोदी अगर चूंकि बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं, एग्जिट पोल के मुताबिक अगर रिजल्ट भी आता है तो एसपीजी की एडवांस टीम जो है वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो जाएगी। चलिए रमन, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए। और चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर, हर विश्लेषण आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनोद शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, विनोद अग्निहोत्री जी से हमारी बातचीत होगी, कुर्बान अली साहब भी हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन अगली खबर आपको बता दें, जो ताजा जानकारी मिल रही है, 2014 के महाभारत के नतीजे आने में कुछ घंटों का वक्त जरूर है, लेकिन सरकार बनाने का खेल जारी है। पर्दे के पीछे मोदी को रोकने के लिए भी कांग्रेस लगातार क्षेत्रीय दलों के संपर्क में है। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान मोदी को रोकने के लिए प्लान M3 पर काम कर रहा है। प्लान M3 यानी ममता, मुलायम और मायावती। दरअसल एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक इन तीन क्षत्रपों की सीटें आने वाली हैं, वो निर्णायक साबित हो सकती हैं। अगर मोदी को बहुमत नहीं मिला तो कांग्रेस माया, ममता और मुलायम के साथ मिलकर बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए रणनीति बना सकती है। तो हलचल बहुत ज्यादा तेज है, दोनों खेमों में सरगर्मी है। इस कवायद को विनोद शर्मा जी किस तरीके से देखा जाए? अब देखिए, बात यह है कि हंडिया अभी चढ़ाई गई है, देखिए कैसे पकती है, क्या रंग लाती है जी। देखिए, एवरीबडी हैज टू प्रिपेयर फॉर एनी इवेंचुअलिटी, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं ना। एसपीजी अपने तरह से काम कर रहा है। एसपीजी जो है वो क्विक रिस्पांस टीम है एक तरह की जी। और उसका उस पर दायित्व है कि जो इस देश के वो प्रोटेक्टीज हैं जो उनके परिधि में आते हैं, उनको तुरंत वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। तो वो अपना काम कर रहे हैं। इधर आरएसएस चर्चा कर रहा है। आरएसएस हालांकि ये कहता जा रहा है कि मैं नहीं हूं, मैं फैसले नहीं ले रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि उनके कहने पर और ये बहुत से फैसले लिए जा रहे हैं और वो चाहेंगे कि ये एक वनियर बना रहे, एक प्रिटेंशन बनी रहे कि भाई भाजपा अपने आप से निर्णय ले रही है। अगर भाजपा अपने आप से निर्णय लेने के काबिल होती तो फिर क्या गोवा में इतना तांडव होता मोदी को नॉमिनेट करने से पहले? मैं नहीं समझता हूं कि भाजपा आज के दिन उतनी मजबूत और यूनाइटेड पार्टी है जितनी कि वो कभी होती थी। इसलिए आरएसएस की इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर की जो कला है वो सिर्फ आरएसएस ही उसको दूर कर सकता है, क्योंकि उसी के पास वो रुआब है और उसी के पास वो उनके साथ क्लाउट है जो चाहिए होता है। जी जी। तो इसलिए ये सब रिचुअल्स हैं, अगर इसको आप सही से समझे, पॉलिटिकल रिचुअल्स बोलना चाहिए इनको। लेकिन एक सवाल है प्रदीप जी, आपसे समझना चाहूंगा, अगर सोनिया गांधी इस तरीके से अब सक्रिय हो गई हैं, क्षेत्रीय दलों के संपर्क में है, तो क्या यह माना जाए कि कांग्रेस की अभी इस वक्त प्राथमिकता में अब यह है सरकार बने ना बने, मोदी को ना बनने दें?
नहीं, देखिए, अभी जब तक नतीजे नहीं आते सब पार्टियों के लिए सारे विकल्प खुले हैं। ये एग्जिट पोल के आधार पर कांग्रेस पार्टी चुपचाप घर में नहीं बैठ सकती कि अब तो हम हार गए हैं, हमारी कोई भूमिका नहीं होगी, अब हमें कुछ नहीं करना चाहिए। वो निश्चित रूप से कोशिश करेंगे, आखिरी दम तक कांग्रेस की कोशिश होगी कि अगर कोई ऐसी सूरत बनती है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी को रोका जा सके तो रोके। इसके लिए वो सहयोगी, किसी भी सहयोगी दल को प्रधानमंत्री पद देने का भी ऑफर कर सकते हैं। तो कांग्रेस के सामने भी सारे विकल्प खुले हुए हैं। वो पहले चाहेंगे कि अगर सरकार गैर भाजपा सरकार बनती है तो उनके नेतृत्व में बने, लेकिन अगर उनके नेतृत्व में नहीं बनती उसके लिए वो उस गठबंधन को नहीं तोड़ना चाहेंगे या खतरे में डालना चाहेंगे। वो इसके लिए भी तैयार हो जाएंगे कि कांग्रेस से बाहर का कोई प्रधानमंत्री बन जाए। तो सबके लिए तीसरे मोर्चे के लिए भी अभी विकल्प खुले। क्या नंबर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं, इससे आगे की रणनीति तय होगी। अभी सब पेशबंदी कर रहे हैं, सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं कि मान लीजिए ऐसी स्थिति आई कि हमारी ऐसी भूमिका होगी तो हमको क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं कि नतीजे आने के बाद ये शुरू होगा, ये प्रोसेस पहले से शुरू होगा। कांग्रेस भी कई नेताओं से, कई पार्टियों से संपर्क में होगी कि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि हम मिलजुल कर सरकार बना सके तो हमारी क्या रणनीति होगी, कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके नाम पर सहमति हो सकती है। तो ये सारे लेकिन एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ, जो बात प्रदीप सिंह जी कह रहे हैं, विनोद जी आपसे समझना चाहूंगा। विनोद अग्निहोत्री जी, जो एग्जिट पोल है उसी, जो उसके नतीजे हैं उसी के आधार पर भी हम बातचीत करें, नतीजे आए नहीं है तो एग्जिट पोल को अगर आधार माना जाए तो जो तस्वीर सामने आ रही है नीतीश, ममता, मुलायम, माया, इनमें से अगर ममता बनर्जी को आप छोड़ दें तो बाकियों की स्थिति खुद ही खराब नजर आ रही है। ऐसे में वाकई क्या नरेंद्र मोदी का जो ये रथ है उसको रोक पाएंगे ये? नहीं, अब एग्जिट पोल के नतीजों को अगर आप वास्तविक मान लें तो आपके जो चाणक्य का एग्जिट पोल है फिर तो कोई जरूरत नहीं किसी कवायद की, फिर तो 340 सीटें आई गई और उसके बाद सरकार ही बन जाएगी। या दूसरे भी जो एग्जिट पोल जो 280 सीटें दे रहे हैं, 290 सीटें दे रहे हैं, तब तो किसी कवायद की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन हम लोग संभावनाओं पर बात कर रहे हैं, हम बात एक कर रहे हैं, इसी समय हम सभी बैठे होंगे यहाँ पर और तब तक तस्वीर काफी कुछ साफ हो रही होगी। तो उस वक्त क्या स्थिति होगी, बात हम कर रहे हैं कि अगर एनडीए को बहुमत नहीं मिलता है, अगर एनडीए 220 और 215 और 210 सीटों के आसपास आगे सिमट जाता है, तब तस्वीर क्या होगी? उस वक्त जो तस्वीर होगी तब शायद मायावती, मुलायम सिंह और नीतीश कुमार और लालू यादव की स्थिति वो नहीं होगी जो एग्जिट पोल आप दिखा रहे हैं। तब उनकी स्थिति दूसरी होगी, क्योंकि सीटें जो कम होंगी उनकी वो कहीं ना कहीं तो जाएंगी। ठीक है। और कांग्रेस की सीटें भी शायद दूसरी होंगी। और कांग्रेस कोई भी भूमिका तब निभा पाएगी जब उसकी अपनी सीटें 125 से 130 से ऊपर हों। अगर कांग्रेस की सीटें जैसा कि पूरे यूपीओ को ही 100 सीटें अगर आप दे रहे हैं और 50-55 पे आ गई तो फिर किसी कोई भूमिका नहीं होगी। चाणक्य तो अब सवाल ये भी है, एक सवाल और है कुर्बान अली यूपीए को, अगर मोदी के खिलाफ कोई गोलबंदी होती भी है तो क्या उसमें आप मायावती और मुलायम को एक साथ देखते हैं? देखिए, ये अभी यूपीए में नहीं है। अभी कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने जब डिनर दिया था उसी वक्त वहां से ये खबर आई थी कि उन्होंने ये कहा है कि वो अकॉर्डिंग टू देम कोट एंड कोट कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए तमाम सेकुलर फोर्सेस का समर्थन लेंगी और देंगी भी। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक हफ्ते पहले राहुल गांधी साहब की तरफ से बयान आया था कि हम विपक्ष में बैठेंगे, हम किसी थर्ड फ्रंट को समर्थन नहीं देंगे। तो ये एक शिफ्ट है कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसलिए देखिए अभी क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन हाँ ये जरूर कोशिश होगी और होनी भी चाहिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि अगर वो बीजेपी को रोकने की किसी भी स्थिति में है तो वो रोकने की कोशिश करेंगे। ये उनके अपने हित में भी है, आइडियोलॉजिकली भी उनके लिए नजदीक होता है। और ये काम हम देख चुके हैं, 96 में ये हुआ था और उसके पहले भी कई बार ये एक्सपेरिमेंट हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत जरूरी है कि अगर वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती है एनडीए गवर्नमेंट को रोकने के लिए तो उसे करना चाहिए। हाँ, अब उसका नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, कौन उसमें शामिल होगा नहीं होगा, ये एक अलग बात है। लेकिन जिस आप कंट्राडिक्शन की बात कर रहे हैं कि मायावती और मुलायम सिंह साथ आ पाएंगे कि नहीं, ममता बनर्जी और लेफ्ट एक साथ आ पाएंगे कि नहीं, डीएमके और एआईडीएमके एक साथ आ पाएंगे कि नहीं, ये हम देख चुके हैं कि कई बार जब संभावनाएं बनती हैं तो राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है ना कोई स्थायी शत्रु होता है। जो लोग यूनाइटेड फ्रंट में सेकुलरिज्म के नाम पे शामिल हुए थे वही लोग बाद में एनडीए में भी शामिल हुए और फिर वो सेकुलरिज्म कहां चला गया पता नहीं चला। तो अकेले लेफ्ट पार्टी को छोड़ करके कोई भी दल इससे गारंटी के साथ नहीं कह सकता। चुनाव देखिए एक बात समझिए, ये कोई अपवाद नहीं होगा कि मुलायम और मायावती इकट्ठे काम कर रहे हैं। कल्याण सिंह की गवर्नमेंट इन्होंने मिलकर गिराई थी, जी हाँ, अटल जी के दौरान, आपको याद होगा। और दूसरी बात ये जो कुर्बान साहब ने ये बात कही कि
ये पैराडाइम शिफ्ट है जो सोनिया गांधी ने बोला फ्रॉम जो राहुल गांधी ने बोला। देखिए, राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान बोला था, चुनाव प्रचार, देखिए यहां पर इनके जो मीडिया मैनेजर्स थे वो उसमें सर्वोपरि एक यूनियन मिनिस्टर है जिसका सिर्फ काम ये था कि अखबारों में खबरें प्लाट करे यहां बैठ के, और कुछ उसने मीडिया का प्रचार नहीं किया। और उसी के तत्वावधान में ये खबरें छपी थी कि राहुल इज अपोज्ड टू सपोर्टिंग और टेकिंग एनी हेल्प फ्रॉम द थर्ड फ्रंट। ठीक है, और उसको फिर वहां पर क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। बिल्कुल। तो एक और खबर दर्शकों को दे दें, आगे बढ़ते हैं। अब राजनीति के गलियारे में जिन्हें हम तीन देवियां कहते हैं उनकी बात कर लेते हैं। अब सवाल यह कि क्या दीदी, बहन जी और अम्मा मोदी को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने में मददगार भी साबित हो सकती है? दरअसल सवाल ये इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि मोदी को अगर बहुमत नहीं मिला तो क्या होगा? क्या सियासत की ये तीन देवियां मोदी का साथ देंगी? ममता बनर्जी और मोदी में भले ही हाल के दिनों में रिश्ते तल्ख हो रहे हों, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में दीदी काम कर चुकी हैं। दूसरी ओर मायावती भी किसी जमाने में बीजेपी के साथ रह चुकी हैं। जहां तक जयललिता की बात है, वो भी मोदी की अच्छी दोस्त मानी जाती हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले 24 घंटों में मोदी के लिए तीन देवियां अहम भूमिका निभा सकती हैं। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा, प्रदीप सिंह जी? नहीं, बहुत आसान नहीं होगा। देखिए, इसी राजनीतिक दोस्ती के चक्कर में भैरव सिंह शेखावत ने अपनी प्रतिष्ठा गंवा दी। जब राष्ट्रपति का चुनाव वो लड़े तो उन्हें लगा कि सब पार्टियों में मेरे दोस्त हैं, इस वजह से सब मुझे वोट देंगे, और नतीजा क्या आया आपको मालूम है। बिल्कुल। तो राजनीति में अपने दलगत और निजी स्वार्थ सबसे ऊपर होते हैं, उसके आधार पर रिश्ते तय होते हैं कि हम आपके साथ आ रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा ये तो आप जानते हैं, हमको क्या दे रहे हैं आप, उसके आधार पर रिश्ता तय होता है। और सुविधा के अनुसार विचारधारा और आइडियोलॉजी बदलती रहती है। जी जी। जब जिस खेमे में जाना हो उसके लिए एक विचारधारा का एक नारा तैयार रहता है। कांग्रेस का विरोध करना हो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, परिवारवाद के खिलाफ है। बीजेपी का विरोध करना हो तो हम धर्मनिरपेक्ष हैं, सांप्रदायिकता के खिलाफ है। बिल्कुल। तो ये सब सत्ता में बंटवारा, सत्ता तक पहुंचना, सत्ता में भागीदारी, ये मतलब राजनीतिक दल कोई भी हो, सहूलियत की राजनीति हर कोई करता है। आने वाले वक्त में कुछ घंटों में सियासी हलचल बहुत ज्यादा तेज होगी।